हेलो दोस्तों, क्विक कैस में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग भारतीय मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और हमारे चैनल द्वारा लगातार ज्योग्राफी क्लास डे बाय डे आपको उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम लोग जो है इंडियन ज्योग्राफी में मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत की मिट्टी कैसी है और मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं और उन मिट्टियों की क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में जानेंगे और वो मिट्टी कैसे बनती है, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी एक एक करके हम लोग जानेंगे और उनसे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन भी हम लोग एक साथ में देखेंगे। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें जो है भारतीय मिट्टियों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हमें देखना है। और इससे पहले जितनी भी क्लास मैंने कराई थी सब हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पे उपलब्ध है, जो है मैंने बना दिया है इंडियन ज्योग्राफी के नाम से। आप जाकर के वहाँ सारी क्लास देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय मृदा। तो भारत में मृदा कितने प्रकार की पाई जाती है? तो भारत में टोटल जो मृदा है वो 8 प्रकार की मृदा हमारे देश में पाई जाती है। तो अगर हम देखते हैं तो याद रखिएगा हमारे देश की जो मृदा है उसको 8 भागों में बांटा है किसने? आपसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि भारत की मिट्टियों का विभाजन किसने किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ही भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा। दूसरा, 8 प्रकार की मृदा कौन कौन सी पाई जाती है भारत में? तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय और क्षारीय मृदा और पीट या जैविक मृदा। तो टोटल 8 प्रकार की मृदा हमारे देश में पाई जाती है और यहाँ से प्री में और मेंस में दोनों जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें बिल्कुल याद रहना चाहिए कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि हमें जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम ज्योग्राफी में बेसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं जान पाते हैं। तो भारत में जो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसमें हम आप एक मैप के बारे देख सकते हैं कि मैप के थ्रू आपका जो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, यहाँ पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और ये राजस्थान और पंजाब से लेकर के और ये पूरा गंगा का मैदान और यहाँ पश्चिम बंगाल और इसके अलावा असम का मैदान जो है और भारत के जो है ये महानदी कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भारत में जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। जो आपका दक्कन का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का पठार है और मालवा का पठार है, यहाँ पे जो है आपका काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान के मरुस्थल में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है और जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। बाकी जिन क्षेत्रों में खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में, भारत के पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे छोटानागपुर का पठार क्षेत्र है, बस्तर का पठार क्षेत्र है और महाराष्ट्र के क्षेत्र है, वहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में ये मुख्य रूप से ये मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अलावा लवणीय और क्षारीय मिट्टी भी पाई जाती है और जैविक मृदा भी पाई जाती है। उनको भी अलग अलग हम मैप के थ्रू देखेंगे। तो भारत में मिट्टियों के जो अलग अलग प्रकार हैं इनको जब तक हम मैप के थ्रू नहीं देखेंगे तब तक हमें याद नहीं होते और यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत बारीकी से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। शुरू करते हैं हम लोग पहले मिट्टी की ओर। पहली मिट्टी है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा बनती कैसे है? तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो मुख्य रूप से 3 नदियाँ सबसे बड़ी नदियाँ हैं, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनकी सहाय नदियों द्वारा काप मिट्टी लाए जाने और उनकी मैदानों में जमा किए जाने से यह मिट्टी बनती है। इसे हम जो बहा की मिट्टी लाई जाती है, देखा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है उन मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। और जलोढ़ मृदा का ये आप देख सकते हैं, ये मिट्टी जब नदी बहती है तो ला करके डेल्टाई के क्षेत्रों में और बाढ़ के मैदान क्षेत्रों में जो मिट्टी जमा करती है उसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। और यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है, आपको ये याद रखना। और भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यही मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, और सबसे अधिक उपजाऊ मृदा यही है। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा लाए गए बहाव के कारण जो मिट्टी बह के आती है पहाड़ों से और आ करके वो मैदानों में जमा हो जाती है, उसी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं ये मिट्टी है, जमा होकर के आई है, पूरा ये नदी है और जहाँ जहाँ ये मिट्टी देखो जमा है पूरा, इसी को मिट्टी को हम लोग खादर मृदा कहते हैं और ये पूरी जो है जलोढ़ मृदा होती है। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है मिट्टी, खादर और बांगर।
ठीक है, उसको भी आगे हम लोग देखेंगे। ये आप जमा देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इसकी विशेषता क्या है। तो कणों के जो आकार और आयु के आधार पर इस मिट्टी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तो जलोढ़ मृदा दो भागों में बंटती है, एक खादर और एक जो है बांगर। तो जो खादर मृदा होती है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है। नवीन जलोढ़ का मतलब ये होता है कि यह प्रतिवर्ष जमा होने वाली नदियों के अधिक नजदीकी मिट्टी है तथा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। मतलब इसका ये है कि जिन क्षेत्रों में नदियां हर साल बाढ़ लाती हैं वहां पर खादर मिट्टी बन जाती है, और खादर एक नवीन जलोढ़ मृदा है, हर साल इसका रिन्यू होता रहता है। लेकिन बांगर मृदा किसे कहते हैं? तो बांगर मृदा प्राचीन जलोढ़ को कहा जाता है, या पहले जमा की गई मिट्टी है जो खादर से कम उपजाऊ होती है। तो बांगर मृदा ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, खादर मृदा ज़्यादा उपजाऊ होती है, और बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो जिन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आती है उन क्षेत्रों में बांगर मृदा पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है वहां पर आपकी खादर मृदा पाई जाती है। इसके अलावा इन मिट्टी की विशेषताओं की अगर हम और बात करें तो जो खादर मृदा है या बांगर मृदा है जलोढ़ मृदा के अंतर्गत, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यही आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अक्सर क्वेश्चन आता है तो गलत होने चांस होता है ज़्यादा, क्योंकि हम इसके रासायनिक तत्वों के बारे में नहीं जान पाते हैं, केमिकल के बारे में कौन कौन से जो है इसमें तत्व पाए जाते हैं या कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, भारत में केवल पर्वतीय मृदा को छोड़कर बाकी भारत की सभी मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी होती है, याद रखिएगा। ये बहुत सिंपल बता दे रहा हूँ मैं, ट्रिक सबसे अच्छा है कि पर्वतीय मृदा छोड़ करके बाकी सभी मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो याद रखिएगा, पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर ये तो पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन और जैविक तत्व की कमी होती है। इसीलिए इन क्षेत्रों में जब यूरिया की खाद डाली जाती है तो उसमें नाइट्रोजन अलग से डाला जाता है यूरिया में, और यहाँ पर जो है यूरिया का उपयोग इन खेतों में ज़्यादा होता है, क्योंकि इन खेतों में नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। आगे बढ़ते हम लोग क्षेत्रफल देख लेते हैं और वितरण। याद रखना, भारत में जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है भारत में वो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है, ये बात याद रखिएगा। और भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं। पहला है ब्रह्मपुत्र की घाटी, जो असम का क्षेत्र, ये पूरा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ नदियाँ हर साल बाढ़ लाती हैं और खादर मृदा का निर्माण होता है। और ये जो ये वाला क्षेत्र है, ये बांगर मृदा का क्षेत्र है। सतलज का मैदान और जो है यमुना का मैदान जो है ये आपका बांगर का क्षेत्र है, और ये आपका पूरा खादर का क्षेत्र है। तो खादर मृदा भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो सतलज का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, महानदी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा और कावेरी नदी का डेल्टा, इन सब क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा भारत की पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि हम यहाँ बहुत बेसिक चीज़ें नहीं जान पाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग में मैप नहीं होता है। तो जब हम इसको मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही हमें याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश का गंगा घाटी का क्षेत्र, आसाम ब्रह्मपुत्र घाटी का क्षेत्र, पंजाब हरियाणा राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल बिहार महानदी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा और कावेरी का डेल्टा, इन्हीं क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में 3 डेल्टा हैं जहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा केवल गंगा घाटी में नहीं पाई जाती है, बाकी दक्षिण भारत में महानदी, कृष्णा गोदावरी और कावेरी के डेल्टा में भी ये मिट्टी पाई जाती है। दूसरी मिट्टी है काली मिट्टी। इसी काली मिट्टी को कई नामों से जानते हैं, याद रखिएगा। काली मिट्टी को जो है बेसाल्ट मिट्टी, कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, और इसे हम लोग लावा मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसके जो है कई नाम हैं, तो एग्जाम में कई नामों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ। इस मिट्टी का निर्माण इस तरह हुआ है काली मिट्टी का, जैसे आप मान लीजिए ये कोई धरातल है, और धरातल के नीचे से जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, तो ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो ज्वालामुखी जब धरातल के नीचे होता है तो इसको हम मैग्मा कहते हैं, और जब धरातल के ऊपर यही मैग्मा आकर के फैल जाता है तो ये पूरा एक तरह से पठार का रूप ले लेता है, इसे हम बोलते हैं लावा। तो जो
मैग्मा धरातल के नीचे है वो तो मैग्मा कहलाएगा, लेकिन जो मैग्मा ऊपर आ गया, धरातल के ऊपर आ जाएगा, उसे हम लावा कहेंगे। अब चूंकि वायुमंडल ऊपर होता है तो लावा जो है वायुमंडल के प्रभाव में आकर के जल्दी ठंडा हो जाता है, और लावा के ठंडा होने से ही जो चट्टान बनती है वो चट्टान का नाम है बेसाल्ट, और बेसाल्ट चट्टान जल्दी ठंडा हो करके ही काली मिट्टी का निर्माण करती है। ठीक है, और जो मैग्मा होता है ये देर में ठंडा होता है क्योंकि धरातल के नीचे होता है, और इसके ठंडा होने से जो जो चट्टान बनती है उस चट्टान का नाम क्या है, ग्रेनाइट। इसीलिए साउथ और ग्रेनाइट चट्टान सबसे ज़्यादा मजबूत चट्टान है, और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर बने हैं सब ग्रेनाइट के, और चाहे गुफाएं जो बनी है अजंता, एलोरा, भांजा, ये सब गुफाएं भी ग्रेनाइट पत्थरों से ही बनाई गई हैं। तो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, और उसको हम लावा, और लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट, और बेसाल्ट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसे रेगुर मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके कण छोटे होते हैं और इसीलिए इसको हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। और दूसरा कपासी क्यों कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। तो जो इसकी उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, ज्वालामुखी के दरारी विस्फोट से हुई है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर और इन क्षेत्रों में जो है खासकर महाराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में ज्वालामुखी दरारी विस्फोट हुआ था, और उसी से लावा के जमा होने से इसका निर्माण हुआ है। इसे बेसाल्टी लावा पदार्थ के विखंडन से हुआ है, और इसे चिकनी लावा प्रधान और उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हम लोग काली मिट्टी के बारे में और आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ विशेषताओं को जानते हैं। अब ये देख सकते हैं काली मिट्टी यही है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैक सॉयल है, और ये बिल्कुल बेसाल्ट से बनी हुई है, इसीलिए बिल्कुल ब्लैक सॉयल है ये। और ये देखिए आप इसकी विशेषता को ये देख सकते हैं, ये मिट्टी जब सूख जाती है तो बिल्कुल ऐसे ही दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको हम स्वतः जुताई का क्षेत्र भी मानते हैं। तो बड़ी बड़ी दरारें पड़ने जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वतः जुताई किस खेती मिट्टी में हो जाती है, तो वो काली मिट्टी है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो है अलग अलग इसकी दरारें पड़ गई हैं। इसका जो रंग होता है वो काला, और कणों की बनावट घनी महीन होती है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। काली मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, और चिकनी होने के कारण जल के सूख जाने से इसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो जैसे ही मिट्टी चिकनी होकर के सूख जाएगी वैसे उसमें दरारें पड़ जाएंगी, और ये सबसे चिपचिपी मिट्टी होती है काली मिट्टी, ये भी याद रखिएगा। काली मिट्टी में और क्या विशेषता है, तो काली मिट्टी में चूना, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम और लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता है, तो मैंने बताया आपसे नाइट्रोजन। ये देख सकते हैं फास्फोरस, जीवाश्म, ह्यूमस और नाइट्रोजन का अभाव पाया जाता है। तो भारत की हर मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी को छोड़कर सब में नाइट्रोजन का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो पहाड़ी ढालों पर यह कम उपजाऊ होती है, तथा इसमें गेहूँ, कपास, गन्ना, केला, ज्वार, चावल ये सब की खेती की जाती है। और यहाँ काली मिट्टी में कपास या कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपजाऊ है। इससे कण छोटे होते हैं, इसलिए हम इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है, तो आप ये देख सकते हैं काली मिट्टी का जो क्षेत्र है ये गुजरात है, ये मालवा का पठार है, महाराष्ट्र है और उत्तरी कर्नाटक, इसी क्षेत्र में काली मिट्टी भारत में पाई जाती है। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, बेसाल्ट मिट्टी, लावा मिट्टी, रेगुर मिट्टी आदि नामों से हम लोग जानते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और मालवा, इन्हीं क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। आते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी के बारे में बता देता हूँ। लाल पीली मिट्टी वहीं पाई जाती है जहाँ पर खनिजों का उत्पादन होता है। तो जहाँ पर लोहे के ऑक्साइड ज़्यादा होते हैं वहीं से काली मिट्टी का निर्माण होता है, और माफ करिएगा लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का संबंध क्या है मैं बता देता हूँ। जब मिट्टी सूखी रहेगी तब तो लाल दिखेगी, लेकिन जैसे ही मिट्टी पीली भीग जाती है वैसे इसका रंग पीला हो जाता है, याद रखिएगा। जब तक मिट्टी सूखी रहेगी तो लाल दिखेगी, और मिट्टी के भीगने से ही, इस पानी के मिलने से ही इसका रंग पीला हो जाता है, इसीलिए इसको हम लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। रेड या येलो सॉइल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसका जो निर्माण होता है, यह मिट्टियाँ अपक्षय के प्रभाव से ग्रेनाइट, आग्नेय और नीस चट्टानों के टूट फूट के कारण बनती हैं।
तो इसमें लोहे के ऑक्साइड ज़्यादा होते हैं और ये मिट्टी वहीं पाई जाती है जहाँ पर खनिजों का उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि लाल मिट्टी क्यों होती है, तो लोहे के ऑक्साइड मिले होने के कारण इसका रंग लाल होता है। जल योजित, अगर ये भीग जाती है, साफ साफ जल योजित मतलब होता है भीगना, जल योजित रूप में ये पीली दिखाई पड़ती है। मतलब अगर भीग जाएगी तो ये पीली दिखाई देगी। इसमें मूल चट्टान से चॉकलेटी रंग के खनिज तत्व जैसे फेल्सपार, अलीविल के महीन कण पाए जाते हैं। इसी कारण इसका रंग पीला दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, विशेषताओं को देखते हैं। तो यह मिट्टी सूखी रहने पर लाल रंग की दिखती है, लेकिन गीली हो जाने पर यह पीले रंग की मिट्टी दिखती है। इसी कारण इसे लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। इस मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस के अंश कम होते हैं। यह अत्यंत बारीक और गहरी होने के कारण उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में जो है कपास, गेहूं, धान, अलसी, आलू, दालें और मोटे अनाज की कृषि की जाती है। लाल मिट्टी के क्षेत्र और वितरण की बात करें तो लाल मिट्टी का क्षेत्र आप देख सकते हैं। तो लाल मिट्टी का क्षेत्र वही है, छोटानागपुर का पठार है, आप देख सकते हैं। पूरा उड़ीसा का क्षेत्र है, आपका बस्तर पठार है, और ये महाराष्ट्र का पठार के आसपास कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र में ये मिट्टी लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। आप देख सकते हैं ये, ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छोटानागपुर का पठार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी क्या होती है? लेटराइट मिट्टी याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी वही होती है जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। याद रखिएगा, जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है वही यह मिट्टी पाई जाती है। बनती कैसे है बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मिट्टी है और जब अत्यधिक वर्षा होती है तो अत्यधिक वर्षा होने से क्या होता है कि मिट्टी का ऊपरी भाग कट करके बह जाता है और वहाँ पर केवल कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। उसी मिट्टी को हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। तो लेटराइट मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखिएगा। और ये मिट्टी का कटाव देखिए, आप देख सकते हैं, जहाँ पर पानी से मिट्टी कट जाती है और कंकड़ पत्थर बच जाता है, उसी को हम लेटराइट मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये मिट्टी वही होती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वही यह मिट्टी होती है। और मिट्टी के जो ऊपरी भाग में जो रासायनिक तत्व होते हैं वो सब बह जाते हैं और केवल लोहा और एल्यूमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। तो चूना, पत्थर, बालू ये सब जो है रिस करके नीचे बह जाते हैं अधिक वर्षा होने के कारण, और केवल जो कंकड़ पत्थर और लोहे और एल्यूमिनियम के जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं उन्हीं से ये मिट्टी बनती है। उसी को हम लेटराइट मृदा कहते हैं। तो लेटराइट मृदा वहीं पाई जाती है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। विशेषताओं की चर्चा अगर हम करें तो विशेषताएं याद रखिएगा, ये मिट्टियां दो प्रकार की होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है और इनके जलधारण क्षमता जो है कम होती है, क्योंकि कंकड़ पत्थर होते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में, जो निम्न क्षेत्रों में, वहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है और थोड़ा सा उपजाऊ मिट्टी होती है। ये अगर बात करें हम तो इस मिट्टी में चूना पत्थर, नाइट्रोजन, पोटास की कमी होती है और ह्यूमस भी नहीं पाया जाता। ह्यूमस मतलब होता है एक तरह से नमी। चूने की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है और अम्लीय मृदा होने के कारण इसमें चाय खेती ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, चाय खेती वहीं होती है जहां अम्लीय मिट्टी होती है। अब यही सब क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह की क्लास लगातार मिलती रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख करके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा, अम्लीय मृदा में ही चाय की खेती की जाती है, यह भी याद रखिएगा। इसमें एल्यूमिनियम और लोहे की प्रधानता पाई जाती है। यह मृदा अपक्षालन, लीचिंग प्रक्रिया द्वारा ही प्रभावित रहती है। इसमें चूने का अंश छन छन करके बह जाता है क्योंकि अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। इस मिट्टी में महाराष्ट्र और कर्नाटक में काजू की खेती, तमिलनाडु के पश्चिमी तट की पहाड़ियों पर चाय और केरल और दक्षिणी कर्नाटक में यहाँ पर कहवा की खेती की जाती है। तो लाल जो लेटराइट मृदा है इसमें काजू की खेती बहुत ज़्यादा होती है और चाय और कॉफ़ी की खेती ज़्यादा की जाती है। इसके अलावा यह इस मृदा पर मुख्य रूप से मूंगफली, काजू, रबड़, कॉफ़ी, चाय, मसाले आदि की खेती की जाती है। तो मसालों की खेती भी इसी लेटराइट मृदा में होती है। तो जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आप ये देख सकते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान जो है यहाँ पर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहीं पर यह मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि
लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है मैंने आपको बता दिया है, और लेटराइट मिट्टी जो है वहीं पाई जाती है जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। एक यहाँ फैक्ट और आपको याद रखना है कि लेटराइट मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो केरल में पाई जाती है, और खासकर मालाबार जो तट है वहीं पर ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। आगे आते हैं पर्वतीय मिट्टी, और पर्वतीय मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब ये पर्वतीय मिट्टी देख सकते हैं, इसमें जो है कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं, और लेकिन ये उपजाऊ मिट्टी होती है क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों की पत्तियाँ सड़ती रहती हैं, तो केवल पर्वतीय मिट्टी में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो पर्वतीय मिट्टी लद्दाख और आपका जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी कुछ मात्रा में दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जहाँ पर ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र स्थित हैं। यह मिट्टी पतली, दलदली और रंध्रयुक्त होती है। पहाड़ी ढालों की तलहटी में छिद्रमय, बलुए और कम उपजाऊ टसरी मृदा कहलाती है। इस मृदा में अच्छी किस्म की चाय और चावल और फल पैदा होते हैं, याद रखिएगा, पर्वतीय मृदा में। और पश्चिमी हिमालय के ढालों पर सामान्य उपजाऊ श्रेणी की मिट्टी पाई जाती है। मध्य हिमालय के क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी में वनस्पति के अंशों की अधिकता अधिक होती है, और इसीलिए याद रखिएगा यहाँ पर पेड़ पौधों की पत्तियां सड़ जाती है, इसलिए यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी ज़्यादा होती है। इसमें ह्यूमस, पोटास और फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। याद रखिएगा, इसमें ह्यूमस, पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है, याद रखिएगा। और ये मिट्टी जो है अपरदन के कारण की समस्या से ज़्यादा प्रभावित है। मिट्टी का जो है इरोजन हो जाता है और ये मिट्टी जो है बह करके चली जाती है बाहर। आगे है लवणीय और क्षारीय मृदा। तो लवणीय और क्षारीय मृदा किसे कहते हैं, याद रखिएगा। तो जिन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई होती है वहाँ पर क्षारीय मृदा पाई जाती है, और जहाँ पर नमकीन क्षेत्र होता है, जिसे सागर का तट होता है, वहाँ पर लवणीय मृदा पाई जाती है। आप ये देख सकते हैं जमीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर यहाँ पे इस नमक का जो है फैलाव देख सकते हैं। यही आपका अम्लीय और क्षारीय मिट्टी का उदाहरण है। तो ये मिट्टी रेह, ऊसर या कलसर नाम से भी जानी जाती है। जो गांव में सुना होगा, गांव में लोग कहते हैं ये वो मिट्टी ऊसर हो चुकी है क्योंकि उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल की भूमि के फैलने से इसका निर्माण हो जाता है। तो नमकीन जल ज्वार के समय फैल जाता है, इसलिए जो है लवणीय मिट्टी का निर्माण होता है। और लवणीय मिट्टी गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसमें जो है याद रखिएगा, इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम लवण मृदा की ऊपरी सतह पर आके जमा हो जाते हैं, और इसी से मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी राजस्थान, केरल, सुंदरबन आदि डेल्टा में यह मिट्टी पाई जाती है। कैल्शियम और पोटेशियम की अधिकता के कारण यह मृदा क्षारीय हो जाती है। तो याद रखिएगा, जब जहाँ ज़्यादा सिंचाई होगी वहाँ क्षारीय, और जहाँ कम सिंचाई होगी वहाँ पर लवणीय मिट्टी होती है, और मिट्टी का जमा वहाँ होता है जहाँ पर लवणीय मिट्टी, जहाँ पर नमकीन जल पहुँचता है। जिप्सम मिलाकर इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लवणीय और क्षारीय मृदा को कैसे जो उपजाऊ बनाया जाए, तो उसमें जिप्सम को मिला करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे आते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है, और ये मोटे अनाजों की खेती होती है। अगर यहाँ सिंचाई हो जाए तो यहाँ मोटे अनाजों की खेती होती है। तो इसे वास्तव में बलुई मिट्टी होती है। इसमें लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसलिए लाल दिखती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। ये आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट जरूर याद रखना है। यह एक क्षारीय गुण वाली मृदा होती है। इसमें सिंचाई संसाधन उपलब्ध करवा करके इसे उर्वर बनाया जा सकता है, और यहाँ पर मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है। तो राजस्थान के क्षेत्र में अगर सिंचाई की उपलब्धता हो जाए तो यहाँ मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है। यह मृदा राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है, थोड़ा मात्रा में, याद रखिएगा। और अंतिम मिट्टी है पीट या जैविक मिट्टी। तो याद रखिएगा, जैविक मिट्टी किसे कहते हैं? जो दलदली मिट्टी होती है उसी को जैविक मिट्टी कहा जाता है। तो जहाँ दलदल ज़्यादा होता है वहीं मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, यह मिट्टी अधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह क्षेत्र दलदली क्षेत्र होते हैं। तो जहाँ दलदल ज़्यादा होता है, आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड होता है, वो उसी को जैविक मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा। इस मिट्टी में काली और बहुत अधिक अम्लीय प्रकृति की होती है। मृदा में जीवाश्म अंश पर्याप्त होते हैं, अतः यह ह्यूमस अधिक होता है। यह मृदा में लोहे के अंश भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और इस मिट्टी में फास्फोरस और एल्यूमिनियम सल्फेट के अधिक होने के कारण यह पौधों के विकास हेतु हानिकारक मिट्टी मानी जाती है। तो दलदली मिट्टी को ही जैविक मिट्टी
कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण मिट्टी जमा बनी हुई है? तो वो है आपकी रेगुर मिट्टी, इसी को हम काली मिट्टी कहते हैं। तो बेसाल्ट के जमा होने से जो मिट्टी बनती है उसी को काली, रेगुर, लावा, कपासी मिट्टी या आदि नामों से जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं, जो बेसाल्ट के लावा के अपक्षय मतलब होता है टूटने से बनती है। रेगुर किसका नाम है? तो रेगुर जो है काली मिट्टी का नाम है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है? तो आपका रेगुर मिट्टी ही सबसे उपयुक्त होती है। किसके लिए? कपास की खेती के लिए। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मिट्टी है? तो याद रखिएगा, कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और नमी रोक कर रखती है, उस मिट्टी को कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टियों का प्रधान क्षेत्र कौन है? लेटराइट मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, मालाबार के तटीय क्षेत्र में। अभी मैंने आपसे बताया केरल का जो मालाबार क्षेत्र है वहां पर लेटराइट मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है, लावा मिट्टियां पाई जाती है कहाँ पर? तो लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये मालवा के पठार में। तो मालवा पठार में ही काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम लोग लावा मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन है? तो लावा पठार की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं सभी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा है, याद रखिएगा, एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो नदियों द्वारा कौन सी मिट्टी बनती है? जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो वो बांगर कहलाती है। देखिए, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मृदा को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, दोमट मिट्टी भी इसको कहते हैं, और यह बांगर मिट्टी होती है जो गंगा के ऊपरी पुरानी क्षेत्रों में पाई जाती है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो क्या होता है? सूक्ष्म तत्व जो होता है उनमें सबसे अधिक कमी अगर देखा जाए किसकी होती है, तो याद रखिएगा, जस्ता। जस्ता की हमारे देश में मिट्टियों में कमी होती है, इसे सूक्ष्म तत्व माना जाता है, याद रखिएगा। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाए? अगर अम्लीय और क्षारीय मिट्टी हो जाती है, तेजाबी मिट्टी हो जाती है, तो उसको कृषि योग्य बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाए? तो लाइम का, चूने का, चूना वहां पर डाल करके मिट्टी को बनाया जा सकता है उपजाऊ। नेक्स्ट है, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो याद रखिएगा, इस मिट्टी का कहीं खारापन मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है और क्षारीय मिट्टी है, तो इसकी समस्या का समाधान यह है कि खेतों में जिप्सम का उपयोग किया जाए। अगर खेतों में जिप्सम का उपयोग कर देंगे तो खारापन और क्षारीयता दोनों क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा, क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसका जो आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। तो सबसे अधिक क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये गुजरात में पाई जाती है, याद रखना है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो चाय बागानों के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो होती है कौन सी मिट्टी? तो वो होती है आपकी अम्लीय मिट्टी, याद रखिएगा। तो अम्लीय मिट्टी में ही चाय की खेती ज्यादा की जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, मैंने आपको करा दिया, क्वेश्चन भी मैंने करा दिया साथ में। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और कमेंट करके जो आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं उसका जवाब हम आपको देंगे। कोई अगर डाउट होता है तो उसको मैं आपको बता दूंगा अलग से, मैसेज जरूर करिएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी क्लास चलती रहे। ओके, थैंक यू।